हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लिखलाड़िया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सब लोग एकदम हेल्दी होंगे। तो बेटा, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है दैट इज अबाउट द सिलेबस ऑफ CUET PG 2023, जिसमें कि मैंने लाइफ साइंसेस का पेपर कोड SCQP 17 के सिलेबस को डिस्कस किया है। आज हम वही सिलेबस का वीडियोस बना करके वही चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज अबाउट द टेक्निक, जिसमें कि हमें कुछ टेक्निक्स के नाम दिए हैं जिनके की प्रिंसिपल और एप्लीकेशन के बारे में हमको लिखना है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट टेक्निक है दैट इज क्रोमेटोग्राफी। आज हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और टाइटल क्या है? प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को कलर राइटिंग भी कहते हैं। क्यों? देखो बेटा, क्रोमेटोग्राफी जो है ना वो एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। और जो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन सा? क्रोमा मतलब कलर, ग्राफिन मतलब राइटिंग, मतलब कलर राइटिंग। इसीलिए क्रोमेटोग्राफी को कलर राइटिंग भी कहते हैं। अगर हम अब एक कॉमन सी लैंग्वेज में बोलने लग जाए कि भी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो क्रोमेटोग्राफी एक एनालिटिकल टेक्निक होती है। ये एक फिजिकल टेक्निक होती है जिसमें कि हम मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में ही हो जाएगा। अब हम अगर इसको टेक्निकली पढ़ने लगे तो क्या होगा कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें कि एक मिक्सचर में से हम उसके कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। और वो जो कंपोनेंट्स अलग होते हैं वो मोबाइल और स्टेशनरी फेज में उनके डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। आगे बात समझ में कि क्रोमेटोग्राफी एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें कि हम किसी भी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। और जो उनके कंपोनेंट्स अलग होते हैं वो मोबाइल और स्टेशनरी फेज के अंदर उन कंपोनेंट के डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको कि क्रोमेटोग्राफी इज अ फिजिकल टेक्निक थ्रू विच कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर एज a result of differential distribution between mobile and stationary phase। अब क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन पढ़ते टाइम ये तो बात समझ में आ रही है कि भाई ये एक एनालिटिकल टेक्निक है। हमारे पास कोई भी एक मिक्सचर है, उसमें से हम उसके कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं, है ना। फिर ये मोबाइल और स्टेशनरी फेज क्या है? तो बेटा, मोबाइल और स्टेशनरी फेजेस जो ना ये भी सब्सटेंसेस ही होती हैं। जो मोबाइल फेज है वो हमारी लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। जो स्टेशनरी फेज है वो पोरस सॉलिड मैट्रिक्स होती है। ठीक है, ये एक रशियन साइंटिस्ट है जिनका नाम MS स्वेट है। ठीक है, इन्हीं को फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? इस क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट करने के लिए द मिक्सचर इज डिसॉल्व इन अ सब्सटेंस कॉल्ड मोबाइल फेज। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि एक मिक्सचर के अंदर हमको अपना जो भी मिक्सचर केमिकल है, जो भी मिक्सचर है या फिर जो भी हमारा सैंपल है, उसको हमें एक मोबाइल फेज के अंदर मिक्स करना होता है। ठीक है, अब वो मोबाइल फेज कैसी होगी? वो नॉन पोलर होगी। इस बात को बिल्कुल पक्के से दिमाग में सेट कर लो कि क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो मोबाइल फेज होगी वो कैसी होगी? वो नॉन पोलर होगी। ठीक है, अब मोबाइल फेज अगर नॉन पोलर है तो हमेशा ध्यान रखना स्टेशनरी फेज पोलर होगी। मतलब मोबाइल फेज अगर नॉन पोलर है तो स्टेशनरी फेज पोलर होगी। अगर स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है तो मोबाइल फेज पोलर होगी। ठीक है, मींस ये दोनों सेम नहीं होगी, ना तो दोनों पोलर होंगी ना दोनों नॉन पोलर होंगी। मोबाइल फेज अगर हमारी नॉन पोलर है तो स्टेशनरी फेज कैसी होगी? पोलर होगी। दैट्स इट। ये बात दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखो। ठीक है, तुम्हारी मोबाइल फेज कैसी होगी? नॉन पोलर होगी। अब ये मोबाइल फेज क्या करेगी? which carries desired mixture through a second substance called the stationary phase। वो कैसी है? पोलर। ठीक है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो कि दिमाग में और भी ज्यादा टाइट तरीके से गांठ बांध के रख लेनी है, क्या? कि जो स्टेशनरी फेज होती है ना, दैट रिटार्ड द मूवमेंट ऑफ डिजायर्ड मिक्सचर। डिजायर्ड मिक्सचर में जो सोल्यूट्स हैं जिनको हमें आइसोलेट करना है, उनका जो मूवमेंट होता है उसको स्टेशनरी फेज रिटार्ड करती है। उसी की वजह से इसके अंदर डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो देखो, हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। हमारे पास ये जो मिक्सचर बोला ये हमने सैंपल बोला है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि चलिए हमारा इंक है, स्केच पेन होता है ना, स्केच पेन की इंक है। ठीक है, स्केच पेन की इंक को आपने ये एक पेपर है, पेपर शीट है, इसके ऊपर ऐसे ये पेपर शीट जो है ये यहाँ पर
स्टेशनरी फेज का काम करेगी। और जो ये इंक है, यहाँ पे जो हमने इंक पॉइंट की है, इसके ऊपर हम पानी डाल देंगे, ठीक है। तो पानी डाल देंगे तो ये इंक चारों तरफ को फैल जाएगी, तो वो जो पानी है वो मोबाइल फेज की तरह काम करेगा यहाँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो अब इसको इंक के, अब जब पानी इस डॉट के ऊपर पानी गिर जाएगा, तो आपने देखा होगा, ऐसा कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा कि आप स्केच पेन से काम कर रहे हैं, है ना, या फिर निब वाला जो पेन होता है उससे काम कर रहे हैं, उससे पेपर से पे काम करो और पेपर पे कुछ भी लिक्विड गिर गया, पानी गिर गया, चाय गिर गई, कुछ भी गिर गई, तो उसके चारों तरफ है ना ऐसे ऐसे कलर्ड कलर्ड ऐसा सा कुछ हो जाता है ना। वो जो कलर अलग अलग शेड्स आती हैं, वो डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आती है, ठीक है। वो जो शेड्स होती हैं, वो अलग अलग जो शेड्स होती हैं, वो उस इंक के अंदर जो कंपोनेंट्स है, उनके कंपोनेंट्स की शेड होती है, ठीक है। और उनकी जो मोबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? चलिए मैं समझाती हूँ कि किस पे डिपेंड करती है। देखो, अभी हमने पढ़ा कि भाई हमें एक स्टेशनरी फेज चाहिए होती है, एक मोबाइल फेज चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन क्यों चाहिए होती है, ये भी हमने पढ़ा कि भाई मोबाइल फेज जो होती है वो हमारी कैसी है, पोलर है कि नॉन पोलर है? मोबाइल फेज नॉन पोलर और स्टेशनरी पोलर। हाँ, तो अब हमको इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? देखो, मोबाइल फेज की तो इसलिए जिसमें कि हमें कंपोनेंट रन करना है, स्टेशनरी की इसलिए कि भाई स्टेशनरी फेज जो होगी वो उस कंपोनेंट की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। देखो, थ्रू द स्टेशनरी फेज डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड। वो अलग अलग स्पीड पे ट्रेवल करते हैं। जब वो अलग अलग स्पीड पे ट्रेवल करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी उसी से फिर हम अपने इंडाइस के अंदर निकाल करके वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करता है? डिफरेंट स्पीड्स विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फेज, ठीक है, कॉजिंग द सेपरेशन ऑफ वन फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। तो मोबाइल और स्टेशनरी फेज जो होती हैं वो एक्चुअली सब्सटेंस की ट्रेवल को डिटरमाइन करती है कि वो कितना तेज या कितना स्लो चल रहा है, ठीक है। उसी के बेसिस पे वो सेपरेट होती है। अब जैसे कि ये है, चलो इस वाले एग्जांपल में हम समझते हैं, ये हमारी कैसी होगी स्टेशनरी फेज, ये हो गई हमारी मोबाइल फेज। मोबाइल, आ रही है बात समझ में? देखो ऐसे समझो, ये जो दो कंपोनेंट है ये आपके जूनियर्स हैं, बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट। अब ये जो हमारा मोबाइल फेज है, ये हमारा टीचर है जो कि बच्चों को लेके जा रहा है फील्ड की स्टडी के लिए, ठीक है। अब ये जो स्टेशनरी फेज है ये हमारे बीएससी थर्ड ईयर के सीनियर्स हैं, जिसमें से कि कुछ सीनियर बीएससी सेकंड ईयर के बच्चों को जानते हैं, ठीक है। टीचर लेके जा रहा है, टीचर आगे चला, बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों को, जो भी बीएससी सेकंड ईयर के बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे बात करने के लिए रोक लेंगे कि चल टीचर तो आगे जा रहा है, रुक थोड़ी देर बात कर, है ना। तो अब क्या हो गया, बीएससी थर्ड ईयर जो कि एक स्टेशनरी फेज है, उसने क्या करा, बीएससी सेकंड ईयर के एक बच्चे की स्पीड कम कर दी। जिस बच्चे का कोई फ्रेंड नहीं है बीएससी थर्ड ईयर में, वो सीधा आगे अपने टीचर के साथ चला गया, तो यहाँ पे स्पीड पे डिफरेंस आ गया, वही यहाँ पे ये हुआ। देखो, अब जो स्टेशनरी फेज है, ठीक है, उसके साथ में एक जो कंपाउंड है वो, उसने स्टेशनरी फेज ने एक कंपाउंड की जो स्पीड है वो रिटार्ड कर दी, तो वो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस चल पाया। अब एक कंपोनेंट है, उसके साथ में उसकी कोई भी कंपेटेबिलिटी नहीं है, ठीक है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस वाले मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड थी वो रिटार्ड नहीं की उसने, वो फ्रीली मूव कर गया, ठीक है। तो ये जो टाइम होता है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के जहां तक ये पॉइंट पहुंच रहा है, ये मॉलिक्यूल का कंपोनेंट जो है वो पहुंच रहा है, यहाँ तक के बीच का जो टाइम होता है इसी को हम रिटेंशन टाइम कहते हैं, ठीक है। तो इसका रिटेंशन टाइम क्या हो गया, सपोज 1 सेकेंड, और इसका रिटेंशन टाइम क्या हो गया 1.1 सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से मानेंगे, मतलब कुछ भी सेकेंड हो सकता है, तो वो इनका रिटेंशन टाइम। आगे बात समझ में, रिटेंशन टाइम क्या होगा, रिटेंशन टाइम वो होगा जब ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से उठ करके जिस भी पॉइंट पे जा करके रुकते हैं, जितनी देर ये इस इतने एरिया में रहे, मोबाइल फेज में रहे, यही इनका रिटेंशन टाइम,
ठीक है। द लॉन्गर रिटेंशन टाइम डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द एनालाइट विद द स्टेशनरी फेज। ठीक है, अब जो रिटेंशन टाइम है वो किस पर डिपेंड करेगा, एनालाइट का स्टेशनरी फेज के साथ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।